नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हरबोला सर सरस्वती ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान पर चर्चा करने जा रहा हूं। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान और ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ध्यान से वीडियो को देखिएगा, अंत तक स्किप नहीं करना वीडियो को। और बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में आपके आने वाला है। तो चलिए देखते हैं भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में सहायक तत्व वह कौन कौन से तत्व थे, फैक्टर्स थे जो भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में जो सहायक रहे। तो उनमें सबसे पहला जो था दोस्तों वो है अंग्रेजी राज का प्रभाव, यानी इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। यानी भारतीय जो ब्रिटिश रूल यानी जो नीतियां थी अंग्रेजों की या कानून थे, उनका क्या प्रभाव पड़ा देखिए। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले भारत के आर्थिक शोषण के लिए राजनैतिक, सैनिक, आर्थिक तथा बौद्धिक क्षेत्रों में आधुनिक पद्धति का उपयोग। यानी अंग्रेजों ने भारत के शोषण के लिए, यानी जो भी भारत के शोषण के लिए हो सकता था वो सब किया, चाहे वो जैसे या राजनीतिक हो या वो आर्थिक हो या सैनिक हो, हर तरह के क्षेत्रों में उन्होंने क्या किया, नवीनीकरण किया और जो है उसमें आधुनिक पद्धति का जो है उन्होंने उपयोग किया यहां पे। ठीक है, अब जब कोई चीज आधुनिकीकरण कोई सीखता है तो ऐसा नहीं है कि आधुनिकीकरण से हमेशा नुकसान होता है, आधुनिकीकरण से बहुत फायदा होता है। तो इसी आधुनिकीकरण से क्या हुआ कि जो भारतीय थे वो बहुत सी बातें सीख गए, अंग्रेजों की नीतियों को जानने लगे। तो इसी से ही क्या हुआ, आधुनिकीकरण के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रवाद का जो है उदय हो गया, यानी उभर कर भारतीय राष्ट्रवाद आ गया। अगला देखिए नंबर 2, भारत की राजनीतिक एकता यानी पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया। तो पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया में देखिए, अंग्रेजी राज ने पूरे भारत को एक ही प्रकार के प्रशासनिक ढांचे में बांध दिया। यानी जो अंग्रेजी राज था, भारत में जो ब्रिटिश रूल चल रहा था, उसने एक ही प्रकार का जो प्रशासनिक ढांचा था पूरे इंडिया के लिए, चाहे वह कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी का हो या फिर वह अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक का जो एरिया हो, वो सब यानी सभी को एक ही जो है जो प्रशासनिक ढांचा था वो वहां पे उन्होंने उपयोग किया। साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा अलगाववादी जो बीजारोपण करने के लिए के बावजूद भी, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की, अलगाववादी नीतियां लागू की, हिंदू मुसलमानों को जो है अलग ही रखा उन्होंने, हमेशा जो है उन्होंने जो है फूट डालो की राजनीति की, फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की उन्होंने राजनीति की। तो इससे क्या हुआ, ये करने के बावजूद भी जो है अखिल भारतीय भावना जो है इंडिया में, भारत में पनपी दोस्तों। और क्या हुआ, राष्ट्रीय एकता ने मानसिक एकता को बल दिया। यानी जो राष्ट्रीय एकता थी, भारत एक होने को हो गया और सभी लोग एक होने को हो गए। तो क्या होता है, इससे मानसिक बल मिलता है, अंदर से मनुष्य अंदर से तैयार हो जाता है। नंबर 3 में देखिए दोस्तों, भारत में शांति तथा प्रशासनिक एकता की स्थापना, यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी ऑफ इंडिया। तो यहां पे भारत में शांति तथा प्रशासनिक एकता की स्थापना। अब इन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, उन्होंने इस क्षेत्र में क्या काम किया यहां पे देखते हैं। तो भारतीय नागरिक सेवा के अत्यंत प्रशिक्षित तथा व्यावसायिक प्रशासक जिलों का प्रशासन चलाया करते थे। यानी जिलों में जो प्रशासन होता था वह नागरिक सेवा के जो प्रवीण होते थे और जो प्रशिक्षित होते थे वो चलाते थे। ठीक है, एक ही प्रकार का न्यायिक ढांचा, संहिताबद्ध फौजदारी, दीवानी कानून का दृढ़ता से पालन होता था। यानी एक ही प्रकार का ढांचा था न्यायिक क्षेत्र में, दीवानी क्षेत्र में, चाहे फौजदारी क्षेत्र हो,
संहिता बनी हुई थी और हर एक बात जो दोस्तों उस समय संहिताबद्ध थी, कानूनबद्ध थी और रूल रेगुलेशन एकदम तय थे। और उन्हीं रूल रेगुलेशन के अनुसार क्या होता था, पूरा देश रेगुलेट होता था, पूरे देश में एक ही प्रकार का कानून चलाया जाता था। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इसमें भारत की सांस्कृतिक एकता की जगह नई प्रकार की राजनीतिक एकता स्थापित करने का जो है प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया गया। दोस्तों सांस्कृतिक एकता को छिन्न भिन्न करने की सोची उन्होंने और राजनीतिक एकता को पूरे भारत में लाने का उन्होंने काम किया। अगला नंबर देखिए दोस्तों, नंबर 4, तीव्र परिवहन तथा संचार साधनों का विकास, मतलब डेवलपमेंट ऑफ रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस क्षेत्र में देखिए सबसे पहले जो हुआ 1853 में रेल सेवा का आरंभ हुआ। ठीक है, तो रेल सेवा के लिए दोस्तों कार्ल मार्क्स ने, जो जर्मनी में था, जर्मनी से ही उसने बोल दिया था कि भारत में आधुनिकीकरण की शुरुआत हो गई है, भारत में आधुनिकीकरण की शुरुआत हो गई है, रेल चलने लगी है। तो इससे क्या होगा, अब भारत को कोई भी आजाद होने से नहीं रोक सकता। दोस्तों भारत तो अब आजाद होके ही रहेगा। जर्मनी से कार्ल मार्क्स ने ऐसा कह दिया था, उस समय भारत के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि भारत जो था अंग्रेजों का गुलाम था उस समय। इतनी बड़ी बात कहना, भविष्यवाणी करना, और वो भविष्यवाणी सच ही साबित हुई। दोस्तों आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि यह भविष्यवाणी कार्ल मार्क्स की सच हुई थी। दोस्तों 1850 के उपरांत ही दोस्तों डाक व्यवस्था और तार व्यवस्था दोनों ही सुचारू रूप से चलने लगी थी। यानी डाक व्यवस्था की, जैसे पोस्ट कार्ड है या चिट्ठी है, जो है ये पत्र चलने लगे थे दोस्तों। तो एक स्थान से जो है दूरंत क्षेत्रों में जो है चिट्ठी पत्रियां जब चलने लगती है तो इससे क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों किसी के विचार जो हैं सरल तरीके से एकदम कुछ दिनों के अंतर में लोगों को मिल जाते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, विचारों का प्रसार होता है, थॉट्स समझ में आते हैं दूसरों के। तो 1850 के उपरांत क्या हुआ, डाक व्यवस्था हुआ, तार व्यवस्था स्टार्ट हो गई। अब देखिए दोस्तों नंबर 5 में आता है आधुनिक शिक्षा का प्रचलन, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। यह भी बहुत बड़ी बात है कि यह राष्ट्रवाद को फैलाने में, यानी राष्ट्रवाद को प्रोपेगेट करने में इसका बहुत बड़ा रोल था। दोस्तों आधुनिक शिक्षा का प्रचलन, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। तो इसमें दोस्तों देखिए 1835 में मैकॉले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का श्रेणी गणेश। थोड़ा सा हम मैकॉले के बारे में बता दें, लॉर्ड विलियम बेंटिक की काउंसिल में मैकॉले लॉ मेंबर बन के आए थे 1833 में, और इन्होंने 1835 में शिक्षा के क्षेत्र में जो है मैकॉले मिनट निकाला। और ये जो मैकॉले मिनट था दोस्तों, ये एक प्रकार से इसके द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का श्री गणेश हो गया था दोस्तों। और पूरी तरह से जो मैकॉले था भारत में अंग्रेजी शिक्षा का पक्षधर था। मैकॉले बिल्कुल प्रखंड ऐसा था कि वह अंग्रेजी शिक्षा का पक्षधर था। उसका मानना था कि यहां पे जब अंग्रेजी पढ़ लिख जाएंगे भारतीय, तो वह ब्रिटिशर्स की तरह सोचने लगेंगे और हमारी चीजों को मानने लगेंगे। तो देखिए दोस्तों आधुनिकीकरण से क्या होता है, आधुनिकीकरण जो होती है वाणिज्यवाद को जो है आगे बढ़ाती है। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ लिख जाएंगे तो हम अंग्रेजी चीजें खरीदने की कोशिश करेंगे, उनके देश का बाजार हमारा देश बन जाएगा दोस्तों। तो इससे क्या होता है, आधुनिकीकरण बढ़ता है। आधुनिकीकरण जबकि प्रक्रिया चलती है तो उससे जो आधुनिकीकरण फैलाता है उसका ही फायदा होता है। तो मैकॉले ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया था भारत में। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेजी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग ने, जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा जो वर्ग था, बुद्धिजीवी वर्ग ने राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में योगदान दिया। और ये इससे क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि लोग अंग्रेजी पढ़ करके अंग्रेजों की तरह सोचने लगे। इससे क्या हुआ, लोग अंग्रेजी की नीतियों को जानने लगे जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ी, और इससे जो है एक प्रकार का प्रसार हो गया।
नंबर 6 यहां पे हम आपको बताते हैं आधुनिक समाचार पत्रों का उभरना, इमरजेंस ऑफ मॉडर्न प्रेस। ठीक है, तो इसमें देखते हैं दोस्तों, अंग्रेजी राज के कारण ही आधुनिक समाचार पत्र उभरे। ठीक है, यानी जो न्यूज़पेपर्स थे, भारत में न्यूज़पेपर्स को लाने का श्रेय भारतीयों को जाता है। ठीक है, तो इसमें यूरोपीय लोगों ने भारत में मुद्रालय स्थापित किए। ठीक है, हम सभी जानते हैं दोस्तों, प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया, और गुटेनबर्ग ने जब प्रेस का आविष्कार किया तो मुद्रित सामग्री मिलने लगी, जो सस्ती थी, चीप थी, और सस्ते में लोगों को पढ़ने के लिए जो है सामग्री मिल जाती थी। तो इससे क्या हुआ, अब मुद्रणालय भारत में स्थापित किए गए। 1877 तक भारतीय भाषा के समाचार पत्रों की संख्या जानिए दोस्तों, वो है 169, यानी 1877 तक भारतीय समाचार पत्र संख्या में 169 यानी 169 थी। उनमें देखो प्रमुख जो समाचार पत्र थे वो हैं इंडियन मिरर, दी बंगाली, दी अमृत बाजार पत्रिका, दी बॉम्बे क्रॉनिकल, दी हिंदू पैट्रियट, दी केसरी, द हिंदू, दी इंदु प्रकाश आदि और भी बहुत सारे समाचार पत्र हैं जिनके नाम हम नहीं दे सकते हैं। यहां पे हमने आपको जो मुख्य समाचार पत्र हैं दोस्तों, वो आपको यहां पे बताने की कोशिश की है। ठीक है, नंबर 7वां यहां पे जो आता है वो है मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान, यानी राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया। तो इसमें देखिए, अंग्रेजों की प्रशासनिक और आर्थिक क्षेत्र की नवीन प्रक्रिया से एक नवीन मध्यम वर्ग जो है उसकी अपनी एक अलग श्रेणी बन गई दोस्तों। और इससे क्या हुआ, इस श्रेणी ने अंग्रेजी भाषा सीख ली, जिससे उन्हें नियुक्ति आसानी से मिल जाती थी और दूसरों से सम्मान भी मिलता था। एक अंग्रेजी भाषा, एक कोई नई भाषा सीखता है तो लोग उसको वास्तव में रिस्पेक्ट की नजरों से देखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ऐसा ही उस समय अंग्रेजी भाषी जो थे, अंग्रेजी सीखने वाले जो भारतीय थे, उनको रिस्पेक्ट मिली इससे। और दूसरी चीज यहां पे आपको हम बता दें दोस्तों, इसी वर्ग ने बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की दोस्तों। तो यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाला वर्ग था, ये अंग्रेजी सीखा हुआ यानी अंग्रेजी पढ़ा हुआ वर्ग था, जिसको अंग्रेजी आती थी दोस्तों। अगला आता है नंबर 8, समकालीन यूरोपीय आंदोलन का प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस ऑफ कंटेम्परेरी यूरोपियन मूवमेंट। तो इसमें उस समय क्या हो रहा था, उसमें क्या था कि यूरोप में और अफ्रीका में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे थे। तो इन आंदोलन का प्रभाव भी जो है भारतीय राष्ट्रवाद में पड़ा। तो ये क्या था, जैसे इटली तथा यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था दोस्तों, इसमें भारतीयों की जो है मनोभावों को अत्यधिक प्रभावित किया। तो भारतीयों ने सोचा भारतीयों ने सोचा कि अगर वो आजाद हो सकते हैं तो हम भी आजाद हो सकते हैं। तो एक प्रकार की राष्ट्रवाद की जो भावना थी दोस्तों, वो बलवती होती गई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा लाला लाजपत राय ने क्या किया, मैज़ीनी और गैरिबाल्डी जो इटली के स्वतंत्रता के विचारों को प्रसारित करने वाले थे, तो इन्होंने क्या किया, उनके विचारों को, गैरिबाल्डी और मैज़ीनी के विचारों को भारत में फैलाया और भारत में राष्ट्रवाद के लिए यह बड़ा ही अच्छा रहा। अगला आता है दोस्तों नंबर 9, आर्थिक शोषण यानी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, यानी आर्थिक शोषण जो होता है। अंग्रेजों की सबसे पहले तो नीतियां जानिए, बड़े पक्षपात थी। जो पक्षपातपूर्ण आर्थिक नीतियों के कारण आर्थिक राष्ट्रवाद आ गया। ठीक है भाई, देखिए अगर हम किसी देश में शासन कर रहे हैं और उसी देश के उद्योग धंधों को खत्म करने की कोशिश करेंगे
तो जो ये औद्योगिक वर्ग है वो क्या सोचेगा, उसकी भावनाएं जो है शासक वर्ग के लिए कैसे होंगी दोस्तों, ये तो आप समझ ही सकते हैं कि अंग्रेजों की जो पक्षपातपूर्ण आर्थिक नीतियों के कारण क्या हुआ, आर्थिक राष्ट्रवाद आ गया दोस्तों। और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय आधुनिक पूंजी उपक्रमों में आगे आए, यानी जो भारतीय हैं वो उद्योग धंधे भारत में स्थापित करें, ऐसा नहीं चाहते थे। वो तो यही चाहते थे कि यहां से कच्चा माल ले जाया जाए विदेश में, इंग्लैंड में, और वहां से फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के भारत में एक बाजार की तरह यहां पे माल बेचा जाए। ठीक है, यानी यहां से हर प्रकार का पैसा, सोना, सब कुछ वो उठा करके जो है इंग्लैंड ले जाएं, ऐसा वो चाहते थे। अब देखिए दोस्तों 10वें नंबर में आता है लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियां। जो लॉर्ड लिटन था दोस्तों, उसकी प्रतिक्रियावादी नीतियां रिस्पॉन्सिबल थी इसके लिए बहुत हद तक। रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ द लॉर्ड लिटन। तो देखिए यहां पे इसमें क्या था कि भारतीय नागरिक सेवा, उस समय नागरिक सेवा में जो भर्ती होती थी उसकी उम्र जो है लिटन ने 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी। वह यूं ही किया ऐसा कि लिटन नहीं चाहता था कि कोई भी भारतीय नागरिक सेवा में आए, यानी जो चयन प्रक्रिया है बड़ी टफ कर दी, बड़ी सख्त कर दी कि इससे बड़ी मुश्किल से कोई एक आध भारतीय जो है चुन के आता था, तो कोई भारतीय ना जाए, इसलिए ऐसा उन्होंने किया। देखो दोस्तों अकाल का समय था 1877 में, दिल्ली में उसने एक विशाल दरबार लगाया जिसमें उसने लाखों रुपया खर्च कर दिया। इस अकाल में ही उसने लाखों रुपया खर्च कर दिया दोस्तों। और कलकत्ता के जो समाचार पत्र थे उन्होंने तो ये तक लिख दिया, जब रोम जल रहा था नीरो बंसी बजा रहा था। क्या लिखा दोस्तों, जब रोम जल रहा था नीरो बंसी बजा रहा था, ऐसा कलकत्ता के समाचार पत्रों ने लिखा। अब आता है 11वें नंबर पे इल्बर्ट बिल का विवाद। एक इल्बर्ट बिल जो है कंट्रोवर्सी थी, वह क्या थी, उस पे विवाद था। ठीक है, तो इसमें क्या था, रिपन की जो नीतियां थी कि सरकार ने जाति संबंधी असमानताओं को खत्म कर दिया था। रिपन ने क्या किया, जो जाति संबंधी असमानताएं थी वह खत्म कर दी। और बाद में जो है इल्बर्ट बिल लाया गया, तो इल्बर्ट बिल के द्वारा भारतीयों की आंखें खुल गई। होता क्या था कि जो भारतीय लोगों की जो ब्रिटिशर्स हैं उनके कोई वाद हैं, तो उसमें भारतीय जज जो होता था, पहले समानता जो है लाई गई, तो इससे क्या था, भारतीय जज भी, कोई भारतीय जो है आपका जो जज होता है वह उनके मामले सुन सकता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बिल्कुल मना कर दिया कि अंग्रेजों के जो वाद होंगे उनमें जज भी अंग्रेज ही कोई होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की ये दोस्तों एक प्रकार की कंट्रोवर्सी थी। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों में। और अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाना दोस्तों ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएं। धन्यवाद दोस्तों।